आज हम अपने सिलेबस का एक बार पूरा रिव्यू कर लेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट हम 3 यूनिट हमने ख़त्म कर चुके हैं। और आज हम पूरे एक एक चीज़ को देख लेंगे कि हमने क्या क्या ख़त्म किया, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाए, सुविधा हो जाए। और ये हफ्ता हमारा लास्ट वीक है, इसके बाद मैं क्लास खत्म एंड कर दूंगा। तो आपको मैं एक बार हर टॉपिक को एक बार आपको मैं रिव्यू करूँगा आज 2-3 दिन में, सारे टॉपिक को देख करके आपको, ताकि आप अपने घर पे भी उसको आप कर सको। पहला क्या था यूनिट 5 में, अंक श्रेणियाँ। तो अंक श्रेणी में इसको नंबर सीरीज भी कहते हैं इंग्लिश में इसको। तो नंबर सीरीज हम कर चुके हैं। जैसे कोई हम आपको याद है कि जैसे आपको दिया गया था कि 2, 4, 6, 8, 10। ये तो मैंने आसान बना दिया आपको। अगर ऐसा होता है तो अगला क्या होगा। तो अब ऐसे बहुत से क्वेश्चंस मैंने आपने भी किया है, और हमने इसको असाइनमेंट में भी डाला है, आपने अच्छे से सॉल्व किया है। फिर आता है आपका अक्षर श्रेणियाँ। अक्षर में क्या, नंबर श्रेणियाँ सबको क्लियर है? नंबर श्रेणियों को सबको फैमिलियर है सब? मैसेज करें। ओके। फिर आते हैं आपका नंबर श्रेणी में। मैं आपको एक आध क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग अच्छे से कर ही चुके हैं पूरा अच्छे से। फिर आती है आपका लेटर सीरीज आती है, अक्षर श्रेणियाँ। इसका हम एजेटी के बारे में जो बात कर चुके हैं वो सारा चीजें हैं। अब अच्छे से बहुत प्रैक्टिस किए हो एजेटी के ऊपर। ई जे ओ जो हमने अल्फाबेट का हमने नंबरिंग किया था, 1 से लेकर 26 तक, और उसके बारे में हमने सारे हमने कोडिंग डिकोडिंग में भी हमने किया था, उसको भी हमने किया है इसमें। तो ये सबको क्लियर है ना? इसके बाद आपका आता है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग आपने काफी कुछ किया था। थर्ड जो है इसको कहते हैं कूट लेखन या कूट वाचन। इसका नाम होती है इंग्लिश में कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं। हम लोग कोड करना, हमने उसको भी डिकोड करना हमने अच्छे से किया था इसको। इन इनमें से तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को? 3 में से मैसेज करें प्लीज। सब क्लियर है सारा जी? ओके। फिर आपका आता है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। इसको हमने अच्छे से किया था, और आप सब इससे संबंधित है। हमने इसके ऊपर काफी ट्रिक्स हमने डिस्कस किए थे, कि हमने इस तरह से हमने बनाए थे। आप याद करो, पेयर्स के लिए बताया था, जनरेशन गैप के लिए किया था, प्लस किया था हमने मेल के लिए, माइनस किया था हमने फीमेल के लिए। ये सारा हमारा ब्लड रिलेशन से संबंधित था, रक्त संबंध। अगर हम में से कोई ऐसे लोग हो जो इसको नहीं मतलब कर पाए थे, या छूट गया था उनका क्लासेस किसी किसी वजह से, तो आप रिकॉर्डिंग देखना, आपको सारा चीजें क्लियर होंगे। रिकॉर्डिंग के बाद अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कर सकते हो। यहाँ तक सबको क्लियर है जी? फिर हमारे आते हैं, ब्लड रिलेशन हमारा हो गया। इसके कुछ क्वेश्चंस हमें इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसको अच्छे से कर लिया था। फिर आती है हमारा क्लासिफिकेशन, मतलब वर्गीकरण। एक पर्टिकुलर किसी नंबर्स के आधार पे हमने इसको क्लासिफिकेशन में किया था। कोडिंग डिकोडिंग में तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, ब्लड रिलेशन में भी दिक्कत नहीं है। और ब्लड रिलेशन का मैंने एक चार्ट भी भेजा था आप लोगों को, कि जैसे माता या पुत्र का पुत्र, सॉरी, पिता या माता का पुत्र क्या कहलाएगा? भाई कहलाएगा। वो सारा चार्ट आपको सबको याद होंगे मेरे ख्याल से। वो आपको, और इसके अलावा आपको जो ट्रिक्स बताया था वो आपने नोट भी किया होगा। फिर आती है आपका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। इसको भी हमने किया था। मैं एक आध क्वेश्चन करके आपको एक बार रिकॉल कर देता हूँ वर्गीकरण के बारे में। अच्छा, यहाँ तक के सब क्लियर है ना? सबको कोई डाउट नहीं है ना? ये हमने ब्लड रिलेशन तक, यहाँ तक, तब चौथा तक सबको क्लियर है? अच्छे से सबको आता है? ओके जी। अब हम ये वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन का हम कर चुके हैं। एक बार हम एक आध क्वेश्चन से आपको मैं रिकॉल कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि, याद करो, आप सब किए थे इसको। एक क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको। आपको मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, आपको बताने हैं कि इनमें से एक ऑप्शन बाकी सबसे अलग है। जैसे एक आपका है लेखक यानी राइटर। एक सेकंड, लिखा हुआ फट। लेखक। दूसरा है आपका प्रकाशक।
थोड़ा मैं हिंदी में लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों का था कि आप खाली इंग्लिश में ही बोलते हो, इंग्लिश हिंदी में कभी थोड़ा सा क्लास मतलब कुछ चीजें बोलते हो, तो मैं आज आपको हिंदी में बताता हूँ, क्योंकि हमारा क्लास एंड होने वाले खत्म होने वाले हैं ना, तो थोड़ा सा हिंदी में भी बोल देता हूँ। लेखक, प्रकाशक, मुद्रक, और चौथा आपके पास है पाठक। अब आप बताओ, इनमें से चारों में से एक जो है अलग है, कैसे अलग है, मतलब कौन सा अलग है आपके हिसाब से? पाठक। ओके, मैसेज करो, बाकी लोग मैसेज करें प्लीज। 3 बोलेंगे, 3। ओके, तृप्ति जी, सी सी मतलब हुआ आपका मुद्रक हो गया ना, सी मतलब मुद्रक बनना चाहते हो, मुद्रक। ओके, मुद्रक, रेणु जी मुद्रक, तृप्ति जी मुद्रक, हरि कृष्ण, हरे हरे कृष्णा, ओके मुद्रक, रानी जी मुद्रक, आप लोग मुद्रक बोल रहे हो, वेरी गुड। ओके, एक सेकेंड, तृप्ति जी आप बताएं, आप मुद्रक क्यों बोल रहे हो? तृप्ति जी, आप जल्दी बताएं, आप थर्ड को क्यों बता रहे हो, मुद्रक क्यों बता रहे हो, कैसे अलग है बाकी चार से? सर मुद्रक का मतलब क्या होता है? आपने ऑप्शन क्यों दिया? पहले हम जानते लो, तुक्का मत मारा प्लीज। ओके। सर डिफरेंट लग रहा था। ओके, डिफरेंट लग बताओ। ओके, हेलो। हेलो। हाँ जी। सर मुद्रक इसलिए मुझे डिफरेंट लगा क्योंकि सारे सब लेखन पठन प्रकाशन ये सारे राइटिंग से जुड़े हुए हैं और बाकी मुद्रक मुझे अलग लगा इसलिए। मुद्रक का मतलब आप क्या, आपने क्या समझा? मुद्रक का मतलब मुझे किसी मुद्रा से लगा सर। नहीं, मुद्रक का मतलब मुद्रा से नहीं होता है। चलो पहले प्रेरणा जी आप बताओ, आपने मुद्रक बोला था, निकल लिखा है, बोलो मुद्रक आपने क्या समझा आपने? सर मुद्रक पता ही नहीं है ना, प्रकाशक तो वो पब्लिशर हो गया, पाठक पढ़ने वाला हो गया, लेखक लिखने वाला हो गया, मुद्रक का तो पता ही नहीं है इसीलिए बता दिया। जिसका मुद्रक का पता हुआ वो माइकल का बोल बताए। सब मेरे हिसाब से खरीदने वाला। सर मुझे पैसा वो लगता है। माया होता है, परचेसर होता है, मुद्रक नहीं होता। सर छापने वाला जो बुक हाँ, को छापता है। आपका exactly। जो छपाई छपाई वाला। का काम करता है मुद्रक है वो। सर मैंने पाठक बोला है, वो गलत है क्या? हाँ, एक सेकंड, आपका मैं बताता हूँ, आपने कौन, फिर से बताया आपका नाम क्या है? मयंक विश्वकर्मा सर, पाठक बोला है मैं मैंने, बताता हूँ, स्वरूप जी। अभी बताता हूँ ना। अ, बाकी लोगों ने, आपने जो बोला पाठक बिल्कुल सही बोला आपने, लेकिन जो रॉन्ग आंसर बताए थे उनको मैंने थोड़ा सा जानना था कि उनका लॉजिक क्या था। जब को पता चला ना, उन लोगों का एक्चुअली मीनिंग क्लियर नहीं था, तो बिना मीनिंग क्लियर के भी आपको सही नहीं होता। पाठक बिल्कुल सही है। रानी जी बताया पाठक क्यों सही है? क्योंकि सर पाठक तो है ना पढ़ने वाला है और लेखक लिखने वाला है, प्रकाशन करने वाला, वो मुद्रक जो उस पर मतलब सील लगाएगा कि हाँ ये सही है, इसलिए। तो पाठक सबसे अलग कैसे हुआ तीनों से? सर मैं बताऊं? हाँ जी बताएं। क्योंकि सर वो पढ़ने वाला है ना। जब पुस्तक तैयार हो रही है ना, तो सर जब पुस्तक तैयार हो रही है तो लेखक, मुद्रक और प्रकाशक की बात आती है, और पुस्तक तैयार होने के बाद पाठक पढ़ता है। बहुत ही अच्छी है, एक्चुअली आपका आंसर होगा कि पाठक को छोड़ के बाकी सब जो है वो प्रकाशन का अंग होता है। पाठक से कोई मतलब नहीं होता कि बुक कहाँ छप रही है, किसने छापा, उसने बुक पसंद आया, आपने जैसे एक बुक खरीदा, आपसे से कितने लोगों को ये पता चलता है कि इस बुक का राइटर का आपने कभी मिला होगा, या जो पूरा मैकेनिज्म है आपसे उसका कोई मतलब होता है? आप खाली पैसा देते हो, बुक खरीद के लाते हो। लेकिन जो बुक बुक आप तक पहुंचने से पहले जिस 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 मैकेनिज्म से होकर गुजरती है, कोई लिखेगा उसको, कोई उसको मतलब आपका छापेगा, फिर उसका कोई प्रकाशन करेगा, क्योंकि उसको आपका फंडिंग करनी होती है, बहुत सी चीज होती है। तो पाठक जो है इसमें से लेखक, प्रकाशक और मुद्रक, ये तीनों जो है प्रकाशक के अंग है, और पाठक जो है अलग है, इसलिए पाठक सही है। देखो आपने कि 3 ऑप्शन थी, काफी लोगों ने आंसर दिए थे, लेकिन आप समझो, क्योंकि हमारा मतलब मकसद है कि आपको समझाना, कि आप इसको जानो, और तब आप इसको अच्छे से कर पाओगे। ओके फाइन। तब तो एक क्वेश्चन और बनता है कि आपको मेरा आवाज ठीक से आ रही है? जी सर, जी क्लियर है एकदम। बढ़िया आ रही है सर। ओके, एक क्वेश्चन तो और भी तो आप लोगों को देना चाहिए, देखता हूँ, थोड़ा सोच के करो आप लोग। ये बहुत छोटे क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। रीजनिंग जिंदगी भर करना, ये बहुत काम देता है, बहुत ही काम देता है ये। माइंड को आप जिस भी लेवल पे हो, चाहे आप साइंटिस्ट क्यों ना हो, आपको माइंड हमेशा शार्प करता है।
आपने देखा कि चूहे जो होती है वो कुतरता रहता है, क्यों कुतरता है? उसको खाने की जरूरत नहीं है, उसको पेट भरेगा तभी कुतरेगा, अपने दांतों को शार्प करने के लिए। सेम तरह से आपका रीजनिंग, आप कितने ही पढ़े लिखे हो, कितना ही कुछ हो, अगर आप याद किया हुआ चीज को बार बार करोगे तो माइंड उसमें काम नहीं करता। आप देखोगे कि एक ही चीज को 2 बार 3 बार देखोगे तो अच्छा नहीं लगता। एक ही सीरियल 2 बार देखो 3 बार देखो फिर आप बोर हो जाते हो, क्योंकि माइंड को कुछ प्रोसेस करने के लिए मिलती ही नहीं है। इसलिए रीजनिंग करो। 100 साल के मन में अगर एज होगा ना, डेली अगर 1-1.5 घंटा रीजनिंग करोगे तो आपका ब्रेन एकदम 20-22 साल से भी ज्यादा एक्टिव रहेगा, एकदम बच्चे की तरह। ओके, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। देखो कितना आसान लग रहा था ना, लेकिन कितनी गलती किया आप लोगों ने ना। देखो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं कि सेम दिए पेड़। पहला ऑप्शन है पेड़ है, दूसरा ऑप्शन है आपका जड़। इतना आप लोग हिंदी भी समझोगे कि आप लोगों को इंग्लिश ने, हिंदी वालों ने इंग्लिश बहुत समझा है। आप लोग हिंदी वाले इंग्लिश समझो, मतलब इंग्लिश वाले हिंदी समझो। जड़, फिर क्या है आपका तना, फिर क्या है आपका पत्ती। बताओ कौन अलग है? ABCD, आप ABCD में डाल दो आंसर। पेड़, जड़, तना, पत्ती। पेड़, आप ABCD में डाल दो ना। हाँ ठीक है, जड़, तना, पत्ती। तुक्का मत मारो, अपने लॉजिक से काम करो, क्योंकि तुक्का आपका ब्रेन को शार्प नहीं करेगा। तुक्का भले एग्जाम में मार लेना अगर नहीं आए तो, यहाँ तक समझ रहे हो ना। जड़, बी, जड़। मे बी का कुछ नहीं ऑप्शन नहीं होता है, एक ही देना है, हाँ कि ना। प्रेरणा, जड़। ओके, मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि जड़, पेड़, तना, आप लोगों ने अच्छे अच्छे आंसर तो दिए आप लोगों ने। उत्तर तो मैं आप लोगों से सर मैं बताऊं थोड़ा इसका। नहीं, आप एक बताओगे तब, आप दोनों में से ऐसा ऑप्शन हो जाएगा ना, ऐसा नहीं। ऐसा आप बता भी सकते हो, मैं उन लोगों से पूछूंगा जिन लोगों को मैं मतलब थोड़ा सा कम देखता हूँ। आस्था जी, आशा राणा, और आप एक एक आंसर तक पहुंचे, 2 आंसर तक पहुंचने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ ऑप्शन नहीं होता है, मतलब और नहीं होता है, एग्जैक्टली 1। ओके, आशीष जी बताएं। अच्छा आशीष जी आपने पेड़ बोला है, अच्छा मत बताएं, एक सेकंड। सर मैं बताऊं? नहीं नहीं, आपने क्या ऑप्शन दिया? आपने क्या ऐसा दिया है आपने? जड़ जो है ए ए ए नहीं ऑप्शन नहीं, दिया। आप मत बताओ। जिन्होंने, आशा जी आप एक मिनट, बीना जी बताएं, आपने बी जी क्यों लिया? जी सर मैं बता रही हूँ। हाँ बताएं, बी क्यों लिया? जड़ जमीन के नीचे है, और बाकी जड़ रहित पेड़ और पत्ता और तना जो है वो जमीन के ऊपर है, इसलिए मैंने जड़ कहा। ओके, ए जिन्होंने बताया उनमें से, जिन्होंने ए आंसर दिया है उनमें से कोई एक बोले। पिंटू जी बोल सकते हैं। सर मैं बताऊं? जी सर मैं बता रही हूँ। कोई भी एक बताएं। जी सर सर। मैं बता रही हूँ। सर चार इसमें लोग क्या एक होता है साथ। सर, अपन इस सर मैं बाकी बोलूं? बाकी बॉडी पेड़ पार्ट सर, संपूर्ण है बाकी जो सर। पेड़ के एक बॉडी मिनट, पार्ट है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है, एक मिनट रुको, सर मैं बता, बाकी सब है ना, मैं बोलूं सर? एक मिनट, हाँ, पार्ट है। सर आप बता दीजिए। नीरज जी आप चुप हो जाओ, आपने अभी पहले ऑप्शन दिया था आपको बोलने का। प्रतिभा जी बताएं, आप बताएं। सर हाँ जी, पत्ती ऑप्शन बोल और देगा। तना और ये सब है ना, उसके पार्ट हैं पेड़ के, और पेड़ एक यूनिक आइडेंटिटी है, मतलब एक। ठीक है, नीरज जी आप बताएं। सर मैं बोल रहा था कि बाकी जो जड़ है, तना है, ये सब पेड़ के पार्ट है सर। बाकी जो पेड़ है वो पूरा अलग है, तो यहाँ लेकिन पे आपने इसलिए सर पहले ऑप्शन में पेड़ लग आपने रहा क्या था दिया मुझे। था? आपने मे बी जड़ लिखा था, आपने आपने 3 बार चेंज किया, जड़ आपने तो बोला इसलिए बोल पहले। रहा था मैं, ताकि जड़ जड़ जमीन के अंदर होती है और हाँ पेड़ ठीक ऊपर है, होता है, पर वो पेड़ के ही पार्ट है, जड़ भी पेड़ के पार्ट है। ठीक है, तो एक्चुअली ऑप्शन यही सही है, क्योंकि पेड़ जो है, आप देखो 2 लॉजिक लगता है। एक तो लॉजिक जो लग रहा है कि जड़ जमीन के नीचे है, तना पत्ती पेड़ जमीन के ऊपर है, लेकिन इस ये एक लॉजिक है। दूसरा लॉजिक आप सोचो कि पेड़, जड़, तना, पत्ती, ये जड़ तना पत्ती तीनों पेड़ का पार्ट है, और पेड़ जो है अलग है। तो कौन सा लॉजिक ज्यादा स्ट्रांग है? पेड़ अलग है, ये ज्यादा स्ट्रांग है, जबकि ये भी होल्ड करता है कि तीनों बाहर रहता है और जड़ जमीन के नीचे रहता है। अंतर कहाँ पे आता है? क्या जड़ पेड़ का हिस्सा नहीं है?
क्या जर पेड़ का हिस्सा नहीं है? पेड़ का तो हिस्सा है ही है। तो पेड़ का कुछ हिस्सा बाहर है, कुछ हिस्सा अंदर है, तो हमें ये बहुत स्ट्रांग नहीं लगता, जबकि ये होल्ड करता है लॉजिक, थोड़ा सा करता है लेकिन बहुत नहीं करता, क्योंकि जड़ जो है वो भी पेड़ का हिस्सा है और तना पत्ती भी पेड़ का हिस्सा है। तो अगर हम बोलेंगे पेड़ बाहर रहता है तो पेड़ में तो जड़ भी आता है, तो जड़ को लेके ही पेड़ बनता है। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि आपका पेड़ तना पत्ती बाहर रहता है। पेड़ अगर बाहर है तो फिर जड़ को भी बाहर रहना पड़ेगा। क्लियर हो गया? जिन्होंने बताया था कि ये लॉजिक जो कि जड़ इसलिए बताए थे क्योंकि उनको लगता था कि पेड़ तना और पत्ती तीनों बाहर है। एक्चुअली पेड़ बाहर नहीं है पूरा, क्योंकि जड़ को लेकर ही पेड़ बनता है। पेड़ अकेला, जड़ के बिना पेड़ को नहीं आप कल्पना नहीं कर सकते हो। तो इसलिए ये जो बात है कि पेड़ आपका बाहर है, जड़ अंदर है, बाकी सब बाहर है, तो पेड़ बाहर नहीं है। पेड़ का कुछ हिस्सा बाहर है और कुछ हिस्सा अंदर है। अगर आप बॉटनी देखोगे वो भी बोलते हैं इसको कि आपका जो है जड़ आपको ऊपर देखता है, तो जड़ को छोड़ के पेड़ नहीं होता। देखो कितनी फाइन लॉजिक है ना। जबकि लग रहा था कि पेड़ जो है आपका मतलब जड़ है, क्योंकि दोनों आपका पेड़ तना और पत्ती अलग है, ऐसा नहीं है। पेड़ जो है वो जड़ पेड़ का हिस्सा होता है। सबको क्लियर हो गया मेरे ख्याल से? इस तरह के फाइन फाइन लॉजिक आप देखो। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है। आप देख रहे हो कि ये क्वेश्चन का अगर हम गलत करते हैं तो हमें कितना जिद चढ़ती है हमें नया क्वेश्चन करने के लिए। इससे आपका जो है जब हम गलत होते हैं तो हम कितना ज्यादा और वो लगता है कि नीरज जब कमेंट मत करो प्लीज किसी को, आप हमेशा करते हो, बहुत ही गलत बात है। कोई कुछ मतलब क्वेश्चन मांग रहा है, कोई आंसर दे रहा है, उसका आप इसमें मत बोलो। सर दोस्त है सर वो मेरी। तो आप बाहर रखो ना, इसमें हाँ मत करो कि आप बोलते हो तो क्या होता है, ग्रुप पे बाकी लोग दोस्त नहीं है ना, बाकी सब डिस्टर्ब होते हैं। दोस्ती बाहर रखो। जी जी सॉरी सर। जी सॉरी। अगला देखो, अखबार, रेडियो, टेलीविजन, फ्रिज। मैं आपको देखता हूं, ए है अखबार, रेडियो, टीवी और चौथा क्या है? फ्रिज। बताओ, ए बी सी डी दे दो, 1 2 3 4 खाली दे दो, उतना लंबा मत टाइप करो, बताओ कौन सा सही होगा। हाँ ये तो बहुत आसान था क्योंकि चलो ठीक है, मैं पूछ भी देता हूँ ऐसे। सब डी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, कोई भी गलत नहीं है, किसी से पूछना भी नहीं है, सबको पता है, क्योंकि ये तीनों जो है। क्वेश्चन दो कोई। सर ए आंसर भी आया है। ये आंसर किसने दिया है? देखिए सर सर। मैंने एक सेकंड, आप मैंने सर मैंने select ही कर दिया लिया। है। सर इसका लॉजिक ये नहीं हो सकता कि सारे तीनों इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हैं और ये तो हाँ क्या फ्रिज न्यूज़पेपर बिना अभी बिना हाँ। अखबार आपका कहाँ पे? अच्छा, आप बोल रहे हो कि अखबार, रेडियो, फ्रिज, टीवी, इसमें से फ्रिज जो है इलेक्ट्रॉनिक, अखबार इलेक्ट्रॉनिक कहाँ से है फ्रिज? हाँ, सर मैंने भी यही सोचा है, मैंने भी यही सोचा था। इलेक्ट्रॉनिक और मतलब इलेक्ट्रिक से चलने इलेक्ट्रिसिटी वाला से। दो अलग अलग चीज होती है ना। इलेक्ट्रिक से जो चलने वाली चीज होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक नहीं होती। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक से चलने वाली चीज अलग अलग होती है वैसे तो। मतलब मुझे ये लॉजिक लगा था। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अखबार अगर ऐसे बात करोगे, इस तरह का सोचोगे आप, तो अखबार को बनने में भी तो इलेक्ट्रिक लगता है ना, क्योंकि छपाई का। लेकिन उसको चलाने में थोड़ी लगता है सर, उसको तो हम पढ़ते हैं ना ऐसा। हाँ ये मतलब इसका लॉजिक हाँ, क्या मैं है समझ फिर गया, आपने जो आपके? कोशिश किया वेरी गुड, आपने बहुत अच्छी कोशिश किया, लेकिन हमें जो आउटपुट आप देखो, जो ये फंक्शनल काम करता है, अखबार को हम पढ़ते हैं हमें इलेक्ट्रिक नहीं लगता, ठीक है। फ्रिज से जब हम खाना खाते हैं हमें इलेक्ट्रिक नहीं लगता, रेडियो से जब हम आवाज सुनते हैं हमें इलेक्ट्रिक नहीं लगता, लेकिन जी। रेडियो को पूरा परफॉर्मेंस करने के लिए इलेक्ट्रिक लगता है, टीवी को पूरा ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिक लगता है, और अखबार को पूरा प्रोसेसिंग करने के लिए इलेक्ट्रिक लगता है। तो जी। लेकिन आप जो कोशिश किए बहुत अच्छी कोशिश की, क्योंकि जब तक कोशिश नहीं करेंगे तब तक हम सही जगह नहीं पहुंचेंगे। इसके लिए अप्रिशिएशन की आपकी बहुत अच्छा कोशिश की आपने। सर इसको एक बार एक्सप्लेन करूं सर मैं? हाँ बताए। सर अखबार से भी आप न्यूज देख सकते हैं, रेडियो हाँ से भी न्यूज पढ़ सकते हैं और टीवी से भी,
लेकिन जी। फ्रिज से यूज का रिलेशन नहीं है सर, इसलिए बस हाँ, फ्रिज अलग। ये आपका जो तीनों जो है आपका एक संचार माध्यम है। न्यूज से। आप इसको जी न्यूज जी में बताओ, मीडिया। आप बोलो संचार माध्यम है तीनों। जी जरूरी जी नहीं कि कम्युनिकेशन। आपको अखबार, इससे आप काफी कुछ दूसरी चीजें भी आप कर सकते हो, लेकिन फ्रिज कहीं से आप संचार माध्यम नहीं है। बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट लॉजिक है। मैम जो अभी आपने डिस्कस किया था, मैंने आपका नाम नहीं पता, आपने जो अभी बता रहे थे कि तीनों इलेक्ट्रॉनिक जो बता रहे थे, जी आप इसको समझो कि ये तीनों संचार माध्यम है, जी रेडियो, जी टीवी और अखबार। फ्रिज जो है संचार माध्यम नहीं है। आपको खुद भी लगेगा कि ये लॉजिक ज्यादा ज्यादा स्ट्रांग है। ओके सर ओके। यहाँ तक तो हमने कर चुके थे। एक्चुअली हमारे पास समय कम है, तो हम बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कर सकते। और इसके बाद हम चलते हैं हमारे, आज एक्चुअली मेरे पास बस 2-3 दिन में हम खत्म कर देंगे। हम खाली रिव्यू कर रहे हैं कि हमने आपका पूरा सिलेबस को खत्म कर लिया, ताकि आप भी समझ पाओ कि आपका सिलेबस किस तरह से खत्म हुआ। एक आते इसके बाद काल परीक्षण, हालांकि इसके क्वेश्चंस काफी कम पूछे गए हैं, लेकिन सिलेबस में है। कैलेंडर और घड़ी के बारे में बताई जाती है। एक आध चीज मैं आपको बता देता हूँ करके कैसे आता है। क्वेश्चंस काफी कम आए थे इसमें, कैलेंडर और इसको हम करते हैं delete। इसका हिंदी होगा आपका काल परीक्षण। टाइम टेस्ट कहते हैं इसको। इसमें हमारा दोनों चीज आती है, कैलेंडर, क्लॉक, सब कुछ आती है। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखा रहा हूँ, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसे किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। मान लीजिए कि 2006 में हमारा जो गणतंत्र दिवस था, थर्सडे को मनाया गया था, मान लीजिए। मनाया, आप समझ लो मनाया गया था। तो फिर आपको बतानी है, तो ईयर, वर्ष 2007 में यह दिन किस दिन मनाया जाएगा, मतलब बार पूछा है, किस बार यानी दिन में दिन मनाया जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन सबका आएंगे। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन करने के लिए आपको पता है लीप ईयर किसे कहते हैं? ऐसा कोई है जिनको लीप ईयर न पता हो? मैसेज करे प्लीज। ऐसा कोई है जिनको लीप ईयर नहीं पता है? सबको पता है लीप ईयर? ठीक है। अगर आप 2007 को अगर 4 से डिवाइड, आपको पता है लीप ईयर क्यों होता है? क्योंकि हम बोलते हैं ना 365 डेज बोलते हैं। तो एक्चुअली जब पूरा जो घूम के आता है सूरज के, आपका जो जो परिक्रमण होती है पृथ्वी का जो इसका, तो उसका 365 डेज 365 डेज 6 आवर्स भी होती है। तो 6 घंटे को तो हम दिन में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो 4-4 साल बाद जो है वो 24 घंटे एक दिन बन जाती है, जो उसी समय फरवरी के 29 डेज होती है, जिसको हम लीप ईयर कहते हैं। तो 4 के मल्टीप्लाई पे आता है वो। तो आप देखते हो कि 2007 जो है वो 4 के मल्टीप्लाई पे नहीं आएगा। 2006 या 7, 2006 और 6 जो है आपका 4 के मल्टीप्लाई पे नहीं आता है, क्योंकि 2000 तो आता है, 6 नहीं आता। तो क्या होगा, ये लीप ईयर नहीं होता है। इसलिए गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2006 से 26 जनवरी 2007 के अंदर कुल कितने दिन होंगे? 365 डेज होंगे, क्योंकि इसमें कोई लीप ईयर नहीं है। इसका आपको चेक कर, आपको ध्यान रखनी है कि लीप ईयर है कि नहीं है। लीप आपका डेज होंगे टोटल, क्योंकि इसमें कोई लीप ईयर नहीं होंगे। अब इसके बाद बताओ, अब आप इसको अगर डिवाइड करते हो 365 को, क्योंकि 7 दिन में एक हफ्ते पूरे होते हैं ना, और 7 दिन के बाद रिपीटेशन होता है। तो अगर आप 365 को अगर आप 7 से डिवाइड करके मुझे बताओ रिमाइंडर कितनी है, मतलब शेष, भागशेष कितनी है? करो आप लोग।
हमें डेसिमल नहीं चाहिए, हमें रिमाइंडर चाहिए। थ्री 365 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना बचता है, मतलब 365 डिवाइडेड बाई 7, तो कितना रिमाइंडर बचेगा, शेष कितना बचेगा? 1। वेरी गुड। इसका मतलब क्या हुआ कि एक दिन अगर 364 डेज तो आपका पूरा 7 से आपका मल्टीप्लाई पे आ जाएगा, तो वो रिपीटेशन क्या हो जाएगा, रिपीटेशन आपका बृहस्पतिवार ही होगा। जो एक दिन बचा है वो बृहस्पतिवार के बाद आएगा, तो बृहस्पति के बाद क्या आती है, शुक्रवार आती है, तो क्या हो जाएगा, वो शुक्रवार हो जाएगा। यानी कि जो पूछा गया है कि 2007 में गणतंत्र दिवस कब मनेगा, शुक्रवार को मनाया जाएगा, शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस तरह से आपका जो है टाइम वगैरह का आता है, क्वेश्चन आता है इसमें। ओके, हमारे पास समय कम है, हम ज्यादा क्वेश्चन इसमें ले नहीं सकते। इस तरह का आपका ये घड़ी का, और जब हम एलसीएम एचसीएफ किए थे तो हमने टाइम का कर लिया था कि अगर इतने एक बार कोई घंटी मान लीजिए कि अगर 2:05 और 7 मिनट और 9 मिनट बजती है, तो वो कौन सा समय होगा जब तीनों एक साथ बजेंगे, तो हमने एलसीएम में हमने इसको किया था। हमने इस तरह से हमने देखा हमने कि किस तरह से यूनिट 5 आपका पूरा खत्म हो जाता है, और यूनिट 5 में आपको कोई भी डाउट नहीं है, अच्छे से क्लियर हो गया यूनिट 5। सबको क्लियर है यूनिट 5 के बारे में? यूनिट 5 में सब सारा चीजें क्लियर है? मैसेज करें एक बार प्लीज। हाँ जी, बिल्कुल फ्राइडे। यूनिट 5 हमारे एकदम पूरा क्लियर है, आपको हर एक टॉपिक आपको क्लियर है, बढ़िया अच्छे से। ठीक है, हम आते हैं यूनिट 6 पे आते हैं। पहले क्या आते हैं आपके तर्कों की संरचना के समझ। हमने तर्कों में तो बहुत काम किया हमने, लॉजिक के ऊपर। अंडरस्टैंड, इसको बोलेंगे अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट, कि स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट हम कैसे करते हैं, इसके बारे में हमने, इसको लॉजिकल रीजनिंग कहा गया इसको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग में हमने क्या क्या किया था। सॉरी, यूनिट 6। स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट। हम लोग बच्चों को डांट पीते हैं, अभी आर्गुमेंट की मत करो, एक्चुअली तर्क मत करो, एक्चुअली तर्क ही हमें करना होता है, लेकिन कुतर्क नहीं होना चाहिए, सही तर्क होना चाहिए। इसमें क्या होती है कि तर्कों की जो स्ट्रक्चर होती है, कैसे बनता कैसा है, तर्कों की संरचना के लिए कुछ आपका बेसिक रूल्स ऐसा होता है कि तर्क मतलब न्यायबद्ध तर्क होना चाहिए, और सबसे मतलब सर्वोत्तम, सर्वोत्तम मतलब आपके पास जो ऑप्शन होंगे उनमें से सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होंगे उसको चूज करने हैं, क्योंकि पार्शियली बाकी ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। आप क्या करते हैं, आप सर्वोत्तम चूज करते हो। वो अगर आपको शायद लगता है तो आप रिकॉर्डिंग देखना, सब हमने अलग अलग जगह पे सब कुछ हमने कवर कर चुके हैं। तो ये सर्वोत्तम मतलब जो मैक्सिमम जो, क्योंकि पार्शियली बाकी लॉजिक भी होल्ड करता है, तो आपको सबसे बेस्ट जो लगेगा उसको चुनाव करना, पहला। दूसरा, कथन और निष्कर्ष। हमने स्टेटमेंट और हमने इसमें इससे इंटरफेरेंस यानी उसका जो रिजल्ट हमने निकाल चुके हैं। हमने स्टेटमेंट ए दिया था, फिर हमने कोर्स ऑफ एक्शन किया था, वो सारा चीजें। और एजप्शन के बारे में हमने उस दिन हमने किया था कि इसके पहले ही कि आप कोई अगर दो स्टेटमेंट दिया जाएगा उससे आप निष्कर्ष तक पहुंच सकते हो कि नहीं पहुंच सकते। डेटा सफिशिएंसी इसे कहते हैं हम लोग, कि आंकड़ों से डेटा को आप लोग पा सकते हो कि नहीं पा सकते हो, डेटा सफिशिएंसी, वो भी हमने किया था हमने। इसमें सबसे पहला जो आता है आपका न्यायबद्ध तर्कों का सबसे सर्वोत्तम आपका चुनाव करना। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल ये देता हूँ, पहला वाला, जूतों पर रबर का सोल लगा होता है, क्यों? क्वेश्चन है, आपको सबको पता है कि जूतों पर जो है वो रबर का सोल लगा होता है, क्योंकि अब ऑप्शन क्या, पहला क्या है आपका,
रबर का सोल मजबूत होते हैं, रबर का सोल मजबूत होते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास है, रबर के सोल सस्ते होते हैं, रबर का सोल सस्ते होते हैं। तीसरा आपका ऑप्शन है, चमड़े की अपेक्षा रबर अधिक पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं। चमड़े से मतलब आपका जो चमड़ा होता है, चमड़े की अपेक्षा चमड़े की अपेक्षा रबर में अधिक पोर्स या छिद्र होते हैं, छिद्रित होता है। एक एक क्वेश्चन में करा रहा था कि आपको रिकॉल हो जाए सब चीज कि आपने जब जब किया था। छिद्रित होता है। और चौथा ऑप्शन है आपका, रबर सोल से कम आवाज होती है, रबर सोल से कम आवाज होती है। आपको बतानी है इन चार में से कौन सा सही है। आप एबीसीडी या 1 2 3 पर कुछ भी टाइप करो, अब बताओ कौन से। क्वेश्चन ये था कि जूतों पर रबर का सोल लगा क्यों होता है, या जूतों पर रबर का सोल लगा होता है क्योंकि। ऑप्शन बताओ। 1A 1A 1A। आप लोग सी किसने बताया? MDYAU। आपका नाम क्या है? कौशल जी है क्या? जी कौशल जी बोल रहे हो? ओके ठीक है। जी सरकार। ओके ठीक है। भारती जी है, आस्था जी है, MDYAC, रेणु जी है। आप लोग देखो बहुत कितनी आसान क्वेश्चन है ना, कि भाई नॉर्मल से बात है कि रबर के सोल पे हम मतलब जूतों पर रबर का सोल क्यों लगाते हैं। कितनी इजी क्वेश्चन है, कितनी ज्यादा। आप देखो लॉजिक में देखो, आप लोग भटक रहे हो। रबर का सोल मजबूत होता है। अच्छा बता, जिन्होंने आंसर दे रहे हैं कि रबर का सोल ही मजबूत होता है। मजबूत आपका जो प्लास्टिक्स होती है ना, जो आपका जो एक खास तरह के प्लास्टिक्स होती है, उसको हम इसका नाम कहते हैं, वो बेहद ज्यादा मजबूत होती है रबर से भी, रबर से बहुत ज्यादा मजबूत होती है। लेकिन चलोगे ना तो खट 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 आवाज करता है वो आपका। उसमें इतना ज्यादा आवाज, एक तो आवाज करता है और फिर वो फिसलता है बहुत तेजी से। अगर बारिश में जाओगे तो इतने ऐसे फिसल जाएगा कि आप उसको इस्तेमाल ही नहीं करना चाहोगे। तो रबर का सोल मजबूत होने की वजह से, खाली मजबूती अगर बात होता, तो रबर से बहुत ज्यादा सस्ता तो प्लास्टिक्स होती है। उसका कुछ नाम है, मैं बता रहा हूँ आपको, नाम मुझे याद आता है तो एक खास तरह। पीवीसी। हाँ, पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं इसको, पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं इसको, केमिस्ट्री में कहते हैं इसको। एक तरह के खास ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपका, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का उसमें होती है आपका, इसका नाम होती है PVC, मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है, मजबूत बहुत होता है। चप्पल आपका टूट जाएगा, वो नहीं टूटेगा, लेकिन एक तो खटखट आवाज करेगा और फिसलता बहुत तेजी से है। तो ये तो कहीं से आपका नहीं कर सकता ये। रबर का सोल सस्ते होते हैं। सस्ते महंगे का परिभाषा नहीं होती है, क्योंकि वो बहुत सारे चीजों पे होता है, मतलब बहुत तरह की रबर होती है, रबर की क्वालिटी पे डिपेंड करता है रबर की अपेक्षा। अब आप बताओ कौशल जी, आपने आंसर क्यों, आपने सी क्यों दिया आंसर? वही फिसलन की वजह से, अगर उसमें छिद्र ज्यादा होगा तो वो ग्रिप अच्छा पकड़ेगा, चलने में आसानी होगी, बैलेंस बना रहेगा हमारा। ठीक है। और प्रेरणा जी, आपने डी क्यों दिया? रबर सोल से कम आवाज होती है, मतलब आवाज कम करेगा इसलिए। बिल्कुल सही है। एक्चुअली इसका सी और डी में ज्यादा आंसर इसका मतलब काफी क्लोज है। लेकिन आप ये सोचो कि पोर्स होता है, तभी आपका पोर्स में क्या होती है, एयर जाके आपका फंस जाता है, इसलिए वो आवाज नहीं कर पाता, मतलब एब्जॉर्प्शन का काम करता है।
तो आवाज जो कम होती है, इसका रीजन कहाँ पे आती है? पोर्स होने के कारण होती है। उस पोर्स में एयर जाके आपका भर जाती है, इसलिए। तो बहुत क्लोज आंसर है 3 और 4, बट अप्रोप्रिएट मोस्ट है 3 है। 4 भी गलत नहीं है। आवाज कम होती है, लेकिन आवाज कम होना खाली हम एक पैरामीटर है, आवाज हम नहीं चाहते, लेकिन अगर इसमें रबर में जो छिद्र होते हैं तो ग्रिपिंग बना रहता है। अगर ग्रिप रहेगा तो फिसलोगे नहीं। तो अगर आप फिसल जाओगे, जैसे आप कुछ चप्पलें होती है जो फिसल जाती है, आपका जो हवाई चप्पल अगर होती है, उसमें भी आपका आवाज नहीं ज्यादा नहीं होता, लेकिन बहुत फिसलता है, क्योंकि उसमें ग्रिप नहीं बनता। तो इसलिए रबर का सोल कम आवाज करती है, ये भी अप्रोप्रिएट है, मतलब आपका लॉजिकल है। लेकिन ज्यादा क्या है, इसमें ज्यादा छिद्र होता है, पोर्स होते हैं। उस पोर्स में अगर आप पानी में जाओगे तो पानी उसमें भर जाएगा तो ग्रिप बना देगा। तो इसलिए जो है आवाज अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें एयर रहता है। तो सही आंसर 3 है। आपने देखा कि छोटा क्वेश्चन है, लेकिन कितने लोगों ने इसको गलत किया है, वहां तक वो नहीं पहुंच पाए। बहुत ही कम लोगों तक इसको पहुंच पाए। बाकी लोग सब मैक्सिमम लोग ए बता रहे थे। तो ये आप देखते हो कि किस तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। तो ये हमारा था लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग के प्रैक्टिस की बेहद ज्यादा जरूरत है आप लोगों को। हमारे पास समय कम होती तो हम बहुत क्वेश्चन तो नहीं कर पाते। ओके, एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा होता है कि इसमें मैंने 3-3 घंटे क्लासेस लिए हैं और पता नहीं चल पाता कि 3 घंटे कहाँ से निकल गया। लोगों को भूख प्यास ही नहीं लगती, इतने ज्यादा वो एंगेज हो जाते हैं। पैदल चलना एक अच्छा व्यायाम है। उसमें यह एक ऐसा चीज है ना कि पढ़ने और पढ़ाने में दोनों में इतने मजा आते हैं कि हमें खुद ही पता नहीं चलता कि टाइम कहाँ से निकल जाती है। पैदल चलना एक अच्छा व्यायाम है क्योंकि ऑप्शन है, मैं खाली आप खाली नोट करें, लिखने में मुझे बहुत समय लगती है, आप नोट करो। पैदल चलना मतलब वॉक करना एक अच्छा एक्सरसाइज इसलिए है क्योंकि इससे, पहला ऑप्शन क्या है, आप सुनते जाओ, आप तुरंत आंसर देते जाओ। इससे अन्य राहगीरों से दोस्ती की जा सकती है, क्योंकि जब पैदल चलोगे तो दूसरे से भी दोस्ती हो जाएगी, इसलिए पैदल चलना अच्छा व्यायाम है। दूसरा, इससे प्रदूषण नहीं होता, पॉल्यूशन नहीं होता। तीसरा, ये हम पहले लिखते थे कि दोस्ती, ऑप्शन क्या है आपका, दोस्ती मतलब दूसरे से आपको दोस्ती बन जाती है। दूसरा क्या है, प्रदूषण नहीं होता, इससे क्या होती है आपका, प्रदूषण नहीं होता। तीसरा ऑप्शन क्या है आपका, इसको 1 कर देना। तीसरा ऑप्शन आपके पास है, यह समस्त व्यायाम में आसान है, मतलब इजी है। पैदल चलना क्या है, एक आसान व्यायाम है। और चौथा क्या है आपका, मोटे लोगों के लिए लाभप्रद है। जो मोटे लोग होते हैं उनके लिए चलना अच्छा लाभप्रद होता है। आपको बतानी है कि कौन सा ऑप्शन में आप चाहोगे। देखते हैं। शालिनी जी 3, रेणु जी 3, विभा जी 3, तृप्ति जी 2। इतने लंबा मत लिखिए, खाली एबीसीडी लिख दीजिए बस। 3 स्टेटमेंट मत लिखिए, खाली एबीसीडी लिख दीजिए बस। 3 हाँ नीरज जी, आप स्टेटमेंट मत लिखिए, खाली 1 2 3 4 या एबीसीडी लिख दीजिए। मैं उसको आप भी बता रहे हो, मैं देख रहा हूँ कभी। 3 गुड। तो आप सब 3 में जा रहे हो, आसान है इसलिए। ठीक है, आप लोग आसान तो बोल रहे हो। कुछ लोगों से पूछ के देखो कि दौड़ना कितना उनके लिए पेनफुल होता है। राधिका जी, आप 2 क्यों बोल रहे हो? सर प्रदूषण नहीं होगा ना, हम जनरली बोलते हैं ना कि इतना पैदल ही चले जाओ, हवा भी शुद्ध होगी और व्यायाम भी तो हो जाएगा, 2 लाभ। जो लोग जिम में डंबल उठा देते हैं वो क्या पॉल्यूशन करते हैं? जी या जो आपका पैदल नहीं चलते, घर बैठ के अनुलोम विलोम या पार्क में बैठ के अनुलोम विलोम कर रहे हो, घर में आपको बगल एकदम घर के बगल में पार्क है, चले गए वहां जाके अनुलोम विलोम कर रहे हैं और आपका कपालभाति कर रहे हैं, तो क्या वो पॉल्यूशन में है? वो जी, क्या उनसे पॉल्यूशन हो रही है या वो पॉल्यूशन में है? लेकिन सर चल बाहर रोड का है ना ये तो। प्रदूषण
आप जो बता रहे हो, मतलब वाहन नहीं है ना सर? अच्छा, वाहन तो उसमें भी नहीं है, लेकिन जी। अगर आप बाहर की बात बता रहे हो, आप पार्क में जा रहे हो, जाके आप प्राणायाम कर रहे हो, वहां पे पॉल्यूशन कहाँ पर है बोलो? सॉरी, वहां पे आपका जो है जो कैसे होल्ड करता है, वहां पे तो पोल्यूशन पोल्यूशन और कम से कम है। और जबकि रास्ते में जब जा रहे हो आप, वहाँ पोल्यूशन ज्यादा है, क्योंकि आपकी गाड़ियां हैं, उनके धुएं वगैरह है, ज्यादा मतलब पोल्यूशन मिलेगा आपको। ये जी जी आसान है, क्योंकि हम सब चलते ही है, बिना चले कौन रहता है। थर्ड ऑप्शन सही है। जी जिन्होंने भी जी। सर इसमें आसान के साथ आसान व्यायाम भी तो जुड़ा हुआ है ना, तो मेन पॉइंट तो व्यायाम हो गया ना। आसान व्यायाम है, आसान व्यायाम, इसको आसान एक्सरसाइज हम व्यायाम तो मैंने बोल दिया था, आसान व्यायाम है। आसान व्यायाम है क्योंकि हर कोई चलता ही है, ऐसा कोई तो है नहीं जो चलेगा नहीं। अगर अनके सब खाली मेडिकल कंडीशन छोड़ करके हर कोई चलता है, बस चलने की स्पीड सबके अलग अलग होती है, चलते हर कोई है। और एक मेडिकल साइंस के, और मैंने खुद भी इसके ऊपर एक शोध किया था, देखा था कि मैं बनारस काशी में बहुत साल तक रहा मैंने, और वहाँ पे मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों से मैं बहुत क्लोजली देखा, मैंने उनसे ऑब्जर्व किया, जो एक गरीब श्रेणी से आते थे और जिनके पास पैसा नहीं होते थे, और मतलब वो भिखारी श्रेणी के थे, मतलब बहुत लंबी संख्या में वहाँ पे भिखारी थे। उनके पास एजुकेशन नहीं था, उनके पास समझ नहीं था कि साफ सफाई क्या होती है, समझ हो तो पैसा नहीं था। और वो जिस तरह से रहते थे वहां सबको जाके, मतलब उनके पास गंदगी बहुत होती थी, क्योंकि बहुत ज्यादा गंदगी होती थी। मतलब आप इसको सोच नहीं सकते कि कितनी ज्यादा उनके पास लाइफ, कितनी ज्यादा उनके पास चैलेंजिंग होता है। मैंने कुछ लोगों को ऐसा देखता हूँ कि हमारे पास खाने को तो इतना ऑप्शन होते हैं, सीढ़ी में जहां से लोग ऊपर जा रहे हैं, घाट के साथ सीढ़ी होती है, उसी सीढ़ी में ही किसी ने उनको खाना दे दिया, पत्ता भी नहीं मिला किसी किसी को, क्योंकि शायद उस समय खत्म हो गया था। उस सीढ़ी में बैठ के मतलब वो खिचड़ी खा ली है। लेकिन उनके हेल्थ इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, उनके एज में देखता हूँ कि 70, 80, 90 तक के लोगों को, मतलब मैं वहाँ पे जो बूढ़ी जो दादा दादी होते थे मैं देखता था, अभी भी है। मैंने उनका दिनचर्या को स्टडी किया कि वो सुबह सुबह उतनी सारे सीढ़ियां उतरते थे और गंगा जी नहाते थे, और उतने सारे सीढ़ियां चढ़ के दर्शन करते थे, मतलब केदारेश्वर या विश्वनाथ मंदिर मंदिर दर्शन करते थे। ये जो सीढ़ियां उतरना चढ़ने से जो एक्सरसाइज हुआ उनका, इतनी ज्यादा उनमें, मतलब वो चीज उनका इम्यून सिस्टम इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो गया तो उस पर असर ही नहीं करता वो चीजें। और दूसरी तो बात और भी इसका है कि जब आप पूजा करते हो तो उसमें जो वाइब्रेशंस होती है, मंदिर का जो बनावट ऐसे होती है, कौन तरह का खास जो डिजाइन होती है, वो डिजाइन में जब मंदिर में जब एक साथ जब आप मंत्रों का उच्चारण करते हो तो उससे आपका एक रेजोनेंस टाइप का पैदा होता है, उससे जो एनर्जी जाती है ऊपर, उसका डिजाइन ऐसे होती है कि वो रिफ्लेक्ट होकर के नीचे आती है। और सारे का सारे जो संगमरमर से जो बनी होती है, तो उसमें इसका संगमरमर का आपका जो गुण ये होता है कि वो ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करता नहीं है, तो रिफ्लेक्ट कर देता है। तो जितने लोग वहां बैठते हैं, आधा घंटा 1 घंटा जहाँ बैठते हैं, उनके बॉडी में वो एनर्जी कुछ बिना बिना किए ही वो एब्जॉर्ब करता है। और उस एनर्जी जो एब्जॉर्ब करता है तो बॉडी का पीएच लेवल, ब्लड का पीएच लेवल का तो मेंटेन करता है। और आप जानते हो कि जो एसिडिटी अगर ज्यादा ज्यादा बढ़ती है, तभी आपका जितने भी कार्डियो डिजीज या आपका जो हार्ट का बीमारी दुनिया भर की आती है। तो पीएच लेवल को जब मेंटेन करता है, पीएच आप जानते ही वो चीज होती है जो आपका एसिड या बेस को डिसाइड करता है। 7 न्यूट्रल होती है, 7 से कम एसिडिक होती है, 7 से ज्यादा बेसिक होती है। ये सारी चीज बहुत वैज्ञानिक, उसमें मतलब बहुत ज्यादा साइंस की बात है। जिस और इनका जो स्पिरिचुअल वाइब्रेशन जो होती है मंत्रों का उच्चारण से, उस वाइब्रेशन से क्या होती है कि उनके माइंड में किसी भी तरह का तनाव खत्म हो जाती है। और आज तो मेडिकल साइंस में कहता ही है कि तनाव जो है सबसे बड़ी कारण है आपका बीमारियों का। और उनके पास पैसा नहीं है, तो पैसा नहीं है तो वो फ्रिज का खाना खा नहीं पाते, क्योंकि उनके पास चीजें होती नहीं है। और बुढ़ापा जो होती है बात का प्रकोप में होती है, बात पित्त कफ, और बात का बिगड़ने से 80 तरह की बीमारी होती है सबसे ज्यादा, और बुढ़ापे में बात बिगड़ती है। तो जब उनके पास फ्रिज का खाना नहीं होता है और ये सब चीजें उनको अवेलेबल नहीं होती है, एसी नहीं है, फ्रिज का खाना नहीं है, तो प्रकृति के करीब है, नेचर के बहुत करीब है, तो उन सब चीजों से क्या होती है, उनकी हेल्थ इतनी अच्छी होती है। जबकि उनके पास मेडिकल फैसिलिटी नहीं होता है, खाना नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, उनके पास एजुकेशन नहीं होता है, और उनके पास गंदगी इतनी भरी होती है, क्योंकि उनके पास उतना रिसोर्सेस नहीं है, पैसा नहीं है कि वो इसको अफोर्ड कर सके। लेकिन तब भी जो है वो जब आप देखते हो, वो एक आसान जो आपका जो उनका जो पूरा व्यायाम है, एक तो आपका जो इसमें आप, मुझे जो मिला था, मैंने बहुत साल तक उनके ऊपर बहुत सा डेटा तैयार किया था कि फिटनेस के ऊपर कैसे फिट रह सकते हो, उसके ऊपर मेरे पास बहुत सारा कंटेंट भी है। तो ये आपका आसान व्यायाम में आता है। और आज विज्ञान भी कहता है कि अगर आप सीढ़ियां चढ़ते हो तो आपको बीमारी होती नहीं है। मैंने वहां पे ऐसे ऐसे लोग देखे जो लाठी लेके चलते हैं, लेकिन उनके शरीर पे एक बीमारी नहीं है, एक बीमारी नहीं है, ना डायबिटीज है, ना कुछ है, ना किसी का मोटापा है, कुछ नहीं है। तो ये आसान व्यायाम में आती है और बहुत बड़ी रिजल्ट देती है।
एक क्वेश्चन में बहुत से बातें आ गई इसमें। तो आपने देखा इसको कि ऑप्शन सी सही है, तब भी आप देखो ऑप्शन सी सही होने के बावजूद कितने लोगों ने हमने कई चीजें हमने गलत गलत किया हमने। जी राधिका जी, थैंक यू। एक्चुअली मैंने इसको बहुत साल तक मैंने एक रिसर्च किया था अपने ऊपर। मैंने बोला आगे भी मेरा जो काम है, मैं आगे मतलब पीएचडी, मेरा इच्छा है कि साइंस को योग के साथ जोड़ करके कुछ नई चीज़ों को करने का, क्योंकि मैं मेरा साइंस का पहले मास्टर्स था, उसके बाद मैंने योग में किया, तो मैं इसको जोड़ के आगे काम करना चाहता हूँ। तो इसलिए मैंने अपना तैयार किया था सारा चीज़ें, उसके बाद थोड़ा सा हिस्सा आपसे शेयर किया। इसके बाद हमारा आती है स्टेटमेंट कंक्लूजन और स्टेटमेंट असम्पशन। अगर हम इस जो चीज़ें मैंने इकट्ठा किया है, ये बहुत ज़्यादा कंटेंट मेरे पास है, मैंने बहुत साल तक वहाँ पे रहकर किया है। अगर हम इसको जनरलाइज कर ले और उसके जो बेस्ट पार्ट को अगर हम इकट्ठा कर ले, तो हमारे बिना दवाई की ज़रूरत ही नहीं होगी। कई चीज़ों को जो वाइब्रेशन, जो हमें जो तरंग विज्ञान कहता है, उसके जरिए हम काफ़ी बीमारियों को ऐसे ही ठीक कर सकते हैं। और तब हम वैदिक जो कर्मकांड को विज्ञान के साथ इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लोग बीमार पड़ेंगे ही नहीं। अभी पहले क्या था, 10 में से 9 आपका स्वस्थ होते थे, एक घर शायद बीमार होते थे, अब तो 10 में से 9.5 बीमार है। वजह क्या है? यही सब सारी चीज वजह है। ओके, तो इसके बाद हमारा आती है स्टेटमेंट कंक्लूजन या स्टेटमेंट असम्पशन। स्टेटमेंट असम्पशन हम कर चुके थे पहले। इसमें क्या होता है, मेरे पास उन लोगों का बहुत ज़्यादा बड़ी डाटा है, क्योंकि मेरा सब कुछ काशी में सब कुछ हुआ था, मेरा पढ़ाई वगैरह सब कुछ मैंने काशी में किया था। और मैंने इन सब चीज़ों को बहुत देखता था, बहुत सारा ऑब्जर्व करता था इन लोगों को। एक दो लोगों के साथ होता तो बात होती, सैकड़ों सैकड़ों लोगों के पास देखता था मैं। उनके पास भी समस्याएं थी, वो भी लड़ते थे झगड़ते थे, लेकिन उनको तनाव होता नहीं था, क्योंकि वो डेली का डेली, हम जैसे नहा लेते हैं ना, वो जाकर मंदिर में बैठते हैं, पूजा पाठ करते हैं। आपका इतने सारे कम से कम 50 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, 50 सीढ़ी उतरते हैं, धीरे धीरे उतरते हैं। और वहाँ पे शिवलिंग रहते हैं, शिवलिंग पे गंगा जल चढ़ाते हैं, थोड़ा बैठते हैं, वहाँ पे जाके गायत्री मंत्र या कोई ना कोई मंत्र का चैंटिंग करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र या गायत्री मंत्र करते हैं, ओम नमः शिवाय करते हैं। और जो मंदिर की घंटियां होती थी, जब सारे घंटी एक साथ बजती थी ना, उसमें साइंस कहते हैं उसमें एक रेजोनेंस पैदा होता है, आप पढ़ोगे उसको फिजिक्स में। वो उसका जो एनर्जी होती है, जो वाइब्रेशंस होती है, वो जब आपके मन पे, बॉडी पे लगता है, तो सारे का सारा स्ट्रेस को रिलीज कर देता है। उसमें एक होता था कि अगर किसी को लगता है कि हमने कुछ गलती किया, पाप किया, तो करते क्या था कि पूरे मंदिर का जो आपका जो परिक्रमा होती है, वो जमीन पे लेट करके आपका रोलिंग करते हुए, खुद के बॉडी को रोलिंग करते हुए, वो उसको कुछ नाम देते हैं उसको, उसके वो परिक्रमा करते थे कि हमें पाप को जो है मतलब मुक्ति के लिए, मतलब शुद्धिकरण करने के लिए। तो पाप की शुद्धिकरण तो ठीक है, लेकिन मैंने इसका जो विज्ञान को समझा, तो मैंने देखा ये कि जो मार्बल होता है, मार्बल जो होती है, जो जो वाइब्रेशन आपने जनरेट किया है मंत्र के उच्चारण के द्वारा, क्योंकि वहाँ पे सामूहिक मंत्र होते थे, सामूहिक उच्चारण होते थे, सारे पंडित लोग करते थे, तो एकदम एक लय में होता था। वो एनर्जी जब ऊपर जाती थी, तो ऊपर का जो शंक्वाकार होती है, उससे आपका पॉइंट पिन पॉइंटेड होती थी। उससे क्या होता था कि मैक्सिमम जो वाइब्रेशन है वो आपका वापस आती थी, वापस आके पूरा जो संगमरमर में है, पूरा मार्बल पे पूरा फैल जाता था। और मार्बल क्या करता है, वो अर्थिंग को मतलब पूरा पूरा एब्जॉर्ब वो देता नहीं है, क्योंकि मार्बल ऐसा है, गर्मी में सर्दी में हर समय एक मतलब मेंटेन रखता है टेम्परेचर का सब कुछ को। और इसका अलग से आपके इलेक्ट्रॉन्स का जो मैकेनिज्म भी अलग से है, वो मैं नहीं जा रहा हूँ, पूरा पूरा साइंस हो जाएगा उसका। कुल मिलाकर इसका काम ये होता है कि जो वाइब्रेशन को रिटर्न कर देता है बॉडी को। जब वो लोड करके मतलब पूरा बॉडी को रोलिंग करते हुए पूरे इतने बड़े मंदिर का जब वो 2-3 घंटे में करते हैं, तो बॉडी का एक एक पार्ट्स में उस जो तरंगों का जो वाइब्रेशन है उसको एब्जॉर्ब करता है। और जो एब्जॉर्ब करता है, तो हमारे जो मनोमय कोश, अन्नमय कोश, यह जो 5 कोश होती है, अन्नमय से तो नीचे आती है, आनंदमय कोश जो 5 कोश होती है, वहां जाके इफेक्ट करती है। और जब ऊपर का कोश पे शुद्धिकरण होता है, तो नीचे का कोश तो अपने आप, क्योंकि पानी ऊपर से नीचे आता है, तो ऊपर का शुद्धिकरण होगा, तो नीचे का अपने आप शुद्धिकरण होगा। थॉट्स हमारे ऊपर से नीचे आती है, जो कारण शरीर कहते हैं, जिसमें हमें कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, आपका स्थूल शरीर। तो कारण शरीर में आपका सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, सब चीजें होती है, वहां से प्यूरिफिकेशन होती है। और जब वहां से आती है और जो कंटिन्यू डेली करते हैं, तो उनके उनके शरीर पे कोई बीमारी कहीं रहती ही नहीं है। और इतनी अच्छी, एक के नहीं, सैकड़ों सैकड़ों लोगों पे देखा मैंने। यहाँ हमारे विज्ञान और हमारे सब चीजों की बहुत वैल्यू है इसका। स्टेटमेंट कंक्लूजन और स्टेटमेंट assumption।
ये हम कर चुके थे इसको अच्छे से, बहुत अच्छे से किया था हमने, कि जैसे ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया था हमने, कि पहला आप आंसर ए, हमने याद करो, आप मैंने बताया था कि खाली आंसर ए, अगर लगता है कि पहला वाला सही है तो आप आंसर ए दो, खाली सेकंड खाली सही है तो आप आंसर बी दो, और अगर आपको लगता है कि ए और बी दोनों में ही, मतलब ना तो एक सही, ए सही है ना बी सही है, तो आप आंसर सी दोगे, और अगर आपको लगता है कि नहीं दोनों ही सही है तो आप आंसर डी दोगे। आप याद करो, जैसे एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको। मंत्री जी ने कानपुर में अपने समस्त कार्यक्रम को रद्द कर दिए और वायु मार्ग से राजधानी चले गए। एक समाचार में लिखा हुआ है, एक आपका समाचार में लिखा हुआ है, कि एक न्यूज़पेपर में लिखा है कि मंत्री जी ने कानपुर में अपने समस्त कार्यक्रम रद्द कर दिए और वायु मार्ग मतलब आपका प्लेन से, आप समझ सकते हो, अब वायु मार्ग से राजधानी चले गए। अब ये आपका स्टेटमेंट है। अब इसका एजम्पशन क्या है? एजम्पशन मतलब पूर्व धारणा। क्या क्या? दो दिया गया है। ऐसे समाचार हमेशा मुख्य शीर्षक होते हैं, मतलब हेडलाइन होते हैं, पहला। और दूसरा क्या है आपका? कानपुर और राजधानी के बीच में कानपुर और राजधानी के बीच वायु संपर्क है। तो आपसे पूछा गया कि इन दोनों में से कौन है। अब मैं आपको समराइज कर देता हूं। एक आपका न्यूज़पेपर में न्यूज आया है कि मंत्री जी कानपुर में अपने सारे जितने भी प्रोग्राम थे उसको कैंसिल करके एयर के रास्ते से आपका राजधानी चले गए। ये आपका समाचार है। अब इस समाचार से आप क्या क्या एज्यूम कर सकते हो? पहला एज्यूम है कि ऐसे समाचार क्या होती है, आपका हमेशा हेडलाइन बनती है, इसलिए छापा है। दूसरा समाचार क्या है? दूसरा है आपका एजम्पशन क्या है? कानपुर और राजधानी के बीच एयर का जो है संपर्क है, मतलब वायु मार्ग का संपर्क है। क्या ये दोनों सही है या इनमें से कोई एक सही है? मंत्री जी कानपुर से प्रोग्राम कैंसिल करके सर मत लिखो इतना लंबा, बहुत हो जाएगा। ठीक है, आप बताओ। ऐसे बता दियो, ऐसे बता दो आप। तो पहला है कि ऐसे इसलिए छापते हैं क्योंकि ऐसे हेडलाइन बनती है। दूसरा क्या है कि राजधानी कानपुर और राजधानी के बीच में आपका मतलब वो वायु मार्ग है। बताओ क्या दोनों सही है कि दोनों गलत है, कि कोई पहला सही दूसरा गलत, या दूसरा सही पहला गलत? दोनों सही है। दोनों क्या गलत के सही? तो बताओ प्रतिभा जी, क्या लगता है आपको, दोनों सही है कि दोनों गलत है? दोनों सही। प्रतिभा जी दोनों सही है। रेणु जी, प्रतिभा जी दोनों सही है। आप लोगों को रीजनिंग करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पहली बात यह है कि ऐसे समाचार हमेशा मुख्य शीर्षक बनते हैं, हमेशा नहीं बनते हैं। ये एक एजम्पशन है। बहुत से कुछ अखबार ऐसे हो सकते हैं जिनको ये बिल्कुल नहीं लगता कि इस तरह की बातें छपना चाहिए, बहुत आपका आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं कि ये कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमेशा हर कोई करेगा ये जरूरी नहीं है। तो पहला तो गलत हो गया कि ऐसे समाचार हमेशा हेडलाइन बनती है। क्या एक ही हेडलाइन सारे पेपर के होते हैं? नहीं होते ना। एक ही हेडलाइन क्या सारे पेपर के होते हैं? नहीं होते हैं। सबको अपना अपना लगता है। आप डेली कोई भी पेपर उठा के देखो, कोई बहुत बड़ी बात हो गई तो अलग बात है। कहीं पे मान लो बहुत बड़ी भूकंप आ गया, कुछ ऐसा हो गया, तो वो सब एक ही होगा। लेकिन इस तरह के जो किसी का आने जाने का जो घटना है, मंत्री जी के बारे में बताया जा रहा है। मंत्री जी अगर प्रधानमंत्री होंगे तो अलग बात है, लेकिन अगर ऐसे नॉर्मल मंत्री होंगे तो नहीं भी छाप सकते। ऐसा कोई आवश्यक नहीं कि हर कोई जो है छापेगा ही। तो पहला गलत हो गया। दूसरा क्या है? राजधानी कानपुर और राजधानी के बीच कानपुर और राजधानी के बीच में वायु संपर्क है। आप कैसे कह सकते हो? अगर वायु मार्ग नहीं होता तो क्या करते? जहां पे होते, मंत्री जी अगर यहाँ से बैंगलोर चले जाते, बैंगलोर से आपका वहां आते, क्या कहते हैं, मान लो कि मंत्री जी कानपुर से दिल्ली आ रहे हैं और कानपुर से दिल्ली का कोई फ्लाइट नहीं है, तो क्या करेंगे मंत्री जी? कानपुर से कहाँ का फ्लाइट है? मान लीजिए कानपुर से बैंगलोर का फ्लाइट है सपोज करो, या कानपुर से लखनऊ का फ्लाइट है, तो पहले लखनऊ जाएंगे, फिर लखनऊ से मान लीजिए दिल्ली का फ्लाइट है तो दिल्ली आएंगे। तो कानपुर से लखनऊ का बीच का जो वायु मार्ग है हमें कैसे पता? नहीं कर सकते ना। तो ऑप्शन दोनों सही, दोनों गलत है।
आपने देखा कि रीजनिंग में अभी आपको कितने सारे काम करनी है, कितने अच्छे आपको माइंड को शार्प करता है जब आप करोगे तो ये जरूरी कतई नहीं है कि कानपुर के बीच में आप लोग नहीं जाते हो। मान लो, जैसे मान लो मुझे ही अगर जाना होगा, अगर मान लो हम जब मेट्रो चेंज करते हैं, मान लीजिए वैशाली हो, आपको जाना है, मान लीजिए कि सपोज करो कि आप वैशाली से जा रहे हो किसी जगह पे नोएडा। नोएडा, तो आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है। वैशाली से मान लो आप जा रहे हो कि छतरपुर जा रहे हो, तो क्या करोगे आप? राजीव चौक जाओगे, चेंज करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। तो इसका मतलब क्या, हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्टली आपका वैशाली से आपका छतरपुर का पूरा मतलब वो है, डायरेक्ट है? डायरेक्ट नहीं है ना, हमें चेंज करने पड़ेंगे। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कानपुर से राजधानी तक का वायुमार्ग है कि नहीं है। तो हम इस तरह से हमें देखा हमने कि लॉजिकल रीजनिंग के बाकी हम 2-3 दिन में कर लेंगे। हमें तो 2 यूनिट हमने करने के लिए आया था मैं, लेकिन मैंने 3 यूनिट कर लिया हमने। यूनिट 5, 6 और 7 हमने तीनों कर लिया हमने, और हम इसको चर्चा कर लेंगे। थैंक यू। हम शांति पाठ करते हैं। सर टॉपिक भेज दीजिएगा सर। हाँ जी सर टॉपिक भेज दीजिएगा। हाँ, मैं इसको पोस्ट कर दूंगा ग्रुप पे, सारा इस पीडीएफ को मैं पोस्ट कर दूंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम। आप सबके अंदर जो परमात्मा है उनको नमन, उनको प्रणाम। आप सबका दिन मंगलमय है। आप सबको शुभ रात्रि।